हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास 10 का लेसन 3 धातु एवं अधातु को स्टडी करेंगे। और जैसे कि तत्व हैं तो उनके गुणधर्म के आधार पर हमने तत्वों को धातु और अधातु में विभक्त किया हुआ है। तो धातुओं के कुछ उदाहरण जैसे कि हम देख रहे हैं आयरन, लोहा या एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर, सोना। और अधातु हैं जो भी हमारी गैसें होती हैं जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सारे अधातु के उदाहरण हैं। तो सबसे पहले हम भौतिक गुणधर्म देखते हैं। तो पहला गुणधर्म कह रहा है कि जो धात्विक चमक है वह धातुओं में तो हमें चमक देखने को मिलती है, उनकी सतह चमकदार होती है, लेकिन जो अधातु हैं उनकी सतह चमकदार नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, और अपवाद क्या है? आयोडीन, जो कि अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं कठोरता। तो जो धातु है वो सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होती है और इन्हें चाकू से काटा जाता है। तो इस पे भी हमारा एक प्रश्न बनता है। और जो अधातु है वह अधिकतर कठोर नहीं होते, लेकिन कार्बन का एक अपरूप है हीरा, जो कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि सबसे ज्यादा कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है जो कि अधातु है। तो उसका उत्तर हमारा होगा हीरा। थर्ड आंसर हम देखते हैं। थर्ड अंतर क्या है कि रूप कम जो धातु है वह कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, लेकिन मरकरी या पारा जिसको हम कह रहे हैं वही एक धातु है जो कि द्रव रूप में पाई जाती है। तो ये भी एक प्रश्न यहाँ पर आ रहा है कि कौन सी धातु है जो कि द्रव रूप में पाई जाती है, क्योंकि बाकी सभी धातु कैसी है? ठोस हैं। और जो अधातु है वह ठोस और गैसीय रूप में होती है, लेकिन एक ब्रोमीन को छोड़कर जो कि तरल रूप में होती है। तो ये जो अपवाद दिए हुए स्टूडेंट्स, इन पर क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। उसके बाद फोर्थ है हमारा आध्यात्त वर्ध्यता। आध्यात्त वर्ध्यता माने कि धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, लेकिन अधातु जो है वो यह गुण प्रदर्शित नहीं करती। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पांचवा अंतर क्या है? तन्यता। तन्यता अर्थात कि धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, और जो अधातु है उनको तार की तरह नहीं खींचा जाता है, यानी कि वह तन्य नहीं है। तो यहाँ पर हम धातुओं की बात कर रहे हैं, तो जैसे कॉपर, घर में हम देखते हैं बिजली की जो तारें वो कॉपर की बनी हुई होती है, जो कि एक धातु है। अब विद्युत एवं ऊष्मा का चालक, तो जो धातु है वह विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक है। अगर हम अपने बर्तन देखें तो वो जो है धातुओं के बने हुए होते हैं, लेकिन सीसा और मरकरी जो है वह कुचालक होते हैं। तो ये फिर से यहाँ पर एक हमारे पास अपवाद आ गया। उसी तरह से अधातु में ग्रेफाइट एक अपवाद है, और सामान्यतः अधातु जो है वह विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है वह सुचालक होता है। सेवेंथ अंतर हम देखें तो घनत्व है। तो जो धातु है उनका अधिक घनत्व और उच्च गलनांक होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक कम होता है। तो ये फिर एक अपवाद आ रहा है, तो यहाँ पर प्रश्न बनता है। और अधातुओं का घनत्व व गलनांक कम होता है। ध्वनिक माने आवाज करना। तो जो धातु है वह कठोर सतह के साथ टकराने पर आवाज पैदा करते हैं, और अधातु जो है वह ध्वनिक नहीं होते। अगला नाइन्थ अंतर अगर हम देखें तो वो कह रहा है कि धातु जो है वो क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं जैसे MgO, और अधातु जो है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। अब स्टूडेंट्स, जैसे हम धातु कह रहे हैं कि धातु विद्युत के सुचालक है, तो यहाँ पर आप कुछ चित्र देख रहे हैं, जैसे प्रेस है, इलेक्ट्रिक केटल है या हेयर ड्रायर है। तो ये जो तीनों हैं ये विद्युत के सुचालक हैं, धातु के बने हुए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर हम तार देख रहे हैं, तो ये तार भी जो है वो धातु की बनी हुई है, जिसके कारण ये विद्युत के सुचालक हो रहे हैं। और तार की जो है जो कौन सा गुण यहाँ पर पता चल रहा है, तन्यता का गुण भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से सोना, चांदी और हमें कॉपर दिखाई दे रहा है। तो आप ये देखिए कि इनमें कितनी चमक है। घर में भी आपने देखा होगा जो सोने या चांदी के जो कुछ बर्तन या जो ज्वेलरी है उनमें कितनी चमक रहती है, और जो कॉपर है वो तारों की तरह इसका यूज होता है। अब यहाँ पर जो हम बर्तन देख रहे हैं वह धातु का बना हुआ है, और उसमें खाना बन रहा है, अर्थात कि वो ऊष्मा का सुचालक है। और जो जिससे हम उसको हिला रहे हैं वो किसका बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है। तो लकड़ी क्या है? अधातु है। तो आपने घर में जो आपके जितने भी बर्तन होंगे वहां भी आपने देखा होगा कि जो बर्तन है वो तो किसी धातु का बना हुआ होता है, लेकिन जो उसका हैंडल है वो प्लास्टिक या लकड़ी का होता है। तो प्लास्टिक या लकड़ी जो है वो विद्युत या जो है ऊष्मा के कुचालक है, इसीलिए कुचालक होने के कारण ही उनका प्रयोग हैंडल के रूप में किया जाता है।
अब यहाँ पर हम दरवाजा देख रहे हैं, तो दरवाजा तो धातु का बना हुआ है, यानी हम इसको यहाँ पर आध्यात्वर्ध्यता का गुण पता चल रहा है कि इसको पीट कर हमने पतली चादर के रूप में भी इसको बना दिया। अब इस चित्र में बर्तन देख के आपको याद आ रहा होगा कि घर में भी हमारे ऐसे ही बर्तन हैं जो कि धातुओं के बने हुए होते हैं, और ये धातुओं के बर्तन हैं तो ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये हमें एक तार का चित्र नजर आ रहा है, तो यहाँ पर ये तन्यता का गुण नजर आ रहा है धातुओं का। तो धातु जो है उनको इस तरह से तार के रूप में परिवर्तित करके, जैसे आपने देखा है सोना है, चांदी है, उससे ज्वेलरी बनाई जाती है पतली तारों के रूप में, या जो घर में विद्युत हमारे जो बिजली आती है घर में, वह भी तारों के द्वारा ही आती है। तो ये तारें किसकी बनी हुई होती है? धातुओं की, और इसके ऊपर जो कोटिंग होती है प्लास्टिक की, वो अधातु है ताकि हमें करंट ना लग सके। अब जैसे हमने ध्वनिक का भी एक गुण देखा था, तो ये जैसे बेल आप देख रहे हो, और घर में स्कूल्स में भी आपने देखा होगा जो घंटी बजती है वो धातु की बनी हुई होती है, तभी वह इतनी तेज आवाज करती है। तो जो धातु है वो आवाज करते हैं, ध्वनिक होते हैं। और अधातु अगर उसकी जगह हम इमेजिन करें कि लकड़ी या प्लास्टिक की हो, तो वह शायद उतनी आवाज नहीं करेगी। तो अधातु आवाज नहीं करते या ध्वनिक गुण प्रदर्शित नहीं करते, जबकि धातु जो है वह उनमें ध्वनिक गुण पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये चित्रों के माध्यम से अभी हमने धातु और अधातुओं के कुछ गुण देखे। अब हम इनके रासायनिक गुणधर्म को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला है कि वायु के साथ अभिक्रिया। तो धातु जब वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करा, जो कि काले रंग का होता है। उसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धातु जो है वह ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया कर रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो सोडियम और पोटेशियम है वह वायु के साथ अगर अभिक्रिया करती हैं तो वह आग पकड़ लेती हैं, और इसको रोकने के लिए हमें इन्हें केरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है। तो यहाँ पर फिर एक हमारा प्रश्न आ रहा है कि सोडियम और पोटेशियम जो है इनको हम खुला वायु में क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि यह जो है आग पकड़ लेती है, इसीलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखें कि कहां पर क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड जो वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, और इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो हमने देखा था पोटेशियम और सोडियम, उसके पश्चात मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड के बाद है आयरन, जो कि वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उसका जो लोहे का जो पाउडर है वह तेजी से जलने लगता है। और कॉपर जो है वह बिल्कुल भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा सीक्वेंस है, पोटेशियम, सोडियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लेड, उसके पश्चात है आयरन, कॉपर, और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है चांदी और सोना। तो चांदी और सोना जो है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो ये एक पूरी सीरीज आप देख रहे हैं। तो अगर हम ये लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो हमारा जो है इसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने की प्रकृति कम होती जा रही है। उसके पश्चात हम देखें उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड वह ऑक्साइड होते हैं जो कि अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि लवण, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड और सोडियम एल्यूमिनेट दोनों लवण है, साथ में जल बना रहा है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। उसके बाद जल के साथ अभिक्रिया करके धातु जो है वह धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। तो किस तरह से जो धातु है वह जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो यहाँ पर एक नजर हम डालते हैं। सबसे पहले जो हमारी सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तो ठंडे जल के साथ ही क्रिया कर जाती है। मैग्नीशियम जो है वह गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। उसके पश्चात जैसे जैसे हम अपनी अभिक्रिया श्रेणी में नीचे की तरफ आएंगे तो हम देखेंगे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वह जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक प्रश्न है कि कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है या कौन सी धातु जो है वो है अभिक्रिया करके तैरने लगती है। तो ये भी एक प्रश्न बनता है यहाँ पर, तो हमें ध्यान रखना है कैल्शियम और मैग्नीशियम। उसके बाद जल के साथ कौन से धातु अभिक्रिया नहीं करते, वह है लेड, कॉपर, चांदी और सोना। और जो केवल भाप के साथ क्रिया करते हैं वो है एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक।
तो ये हर एक धातु का जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे सक्रियता श्रेणी में आएंगे तो अभिक्रियाशीलता धातुओं की कम होती जा रही है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमें यह भी ध्यान रखना है कि गर्म जल के साथ कौन सा धातु अभिक्रिया कर रहा है, भाप के साथ कौन से अभिक्रिया करते हैं, कौन से धातु ऐसे हैं जो कि तैरने लगते हैं जल में, तो ये हमें याद रखना है। अब इन अभिक्रियाओं को हमने इस तरह से प्रदर्शित किया हुआ है कि सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस दे रहा है, उसी तरह से कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस दे रहा है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, आयरन जल के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले जरूर ध्यान रखें आप कि यहाँ पर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है या हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है। उसके बाद धातु जो है वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर फॉर्म हो रही है। उसी तरह से जब जल के साथ भी अभिक्रिया कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस इसमें लिबरेट हो रही है। तो अब एक बार धातु और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शंस हम देखते हैं। तो यहाँ पर पहली अभिक्रिया है हमारी आयरन की, आयरन HCl के साथ अभिक्रिया करके आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। उसी तरह से मैग्नीशियम HCl के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहा है। जिंक HCl के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम फॉर्म कर रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर जो है कॉपर सिल्वर और मरकरी ये 3 धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया है धातु की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। तो धातु लवण विलयन के साथ अभिक्रिया करके लवण विलयन और धातु बना रहा है। ये वाली अभिक्रिया जो है इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें विस्थापन अभिक्रिया याद आ जाती है, जो कि हमने अपने लेसन 1 में किया था, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका उदाहरण अभी हम नीचे देख लेते हैं। अब सक्रियता श्रेणी में जैसे कि हम सक्रियता श्रेणी देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो धातु मान लो हमने कॉपर लिया है और लवण विलयन अगर हम लेते हैं यहाँ पर मान लो यहाँ पर कॉपर, यहाँ पर हम जो धातु ले रहे हैं वो आयरन है और लवण विलयन हमने ले लिया कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर जो लवण विलयन बन रहा है वो FeSO4 का बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो आयरन है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है और ये उसमें से कम अभिक्रियाशील धातु अर्थात कॉपर को विस्थापित कर देती है। तो अभी अगर हम ये नीचे अभिक्रिया देखें तो यहाँ पर आप देखिए कि इस अभिक्रिया में आयरन जो है ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील ऊपर वाले धातु है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं सबसे कम अभिक्रियाशील हमें धातु यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जो कम अभिक्रियाशील धातु है वह विस्थापित हो जाती है अधिक अभिक्रियाशील धातु से। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि आयरन हमारा ऊपर था और कॉपर ये हमारा नीचे आ रहा है। तो जो अभिक्रिया हमने लिखी थी Fe प्लस CuSO4, तो यहाँ पर हमारा कॉपर कम अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पर Fe कॉपर को विस्थापित करके FeSO4 फॉर्म करेगा और यहाँ से कॉपर बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से ये अभिक्रिया हमने अपने लेसन 1 में भी देखी थी। तो ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट अभिक्रिया हम देख रहे हैं कि धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, की किस तरह से धातु जो है वो अधातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब धातु अधातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर आयनिक यौगिक का निर्माण होगा। अब सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक हमें पता है 11, इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2 8 1 है। इसमें से जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8। और ये कैसे फॉर्म हो गया, ये बन गया सोडियम आयन फॉर्म हो गया, इसके ऊपर प्लस का निशान आ गया। उसी तरह से अगर हम क्लोरीन को देखें तो इसके भारी कक्ष में आप देखिए 7 इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 288 हो गया और ये बन गया क्लोराइड आयन। अब सोडियम और क्लोराइड फॉर्म होने से ये जो है इनमें प्लस और माइनस का निशान हमें दिख रहा है, तो ये एक आयनिक यौगिक का निर्माण हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं क्लोराइड के पास चला गया और जब हम इसको लिखते हैं तो इस तरह से Na जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोराइड इसके चारों तरफ हमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करने हैं और यहाँ पर माइनस का निशान। तो ये आयनिक यौगिक, इसके ऊपर भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ये मैग्नीशियम सोडियम क्लोराइड का है, तो इसी तरह से आप मैग्नीशियम क्लोराइड के ऊपर भी एक बार आयनिक यौगिक बनाकर अपने आप स्वयं देखें। अब इसके साथ साथ आयनिक यौगिक जो है उसके क्या गुण धर्म हैं,
तो ये भी हमें याद होना चाहिए। तो विपरीत आवेशित आयन जैसा भी हमने देखा, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और स्थिर वैद्युत बल में बंध कर यह आयनिक यौगिक बना रहे हैं। अब इस आयनिक यौगिक ये कैसे हैं, पहली तो देखें भौतिक प्रकृति की, ये ठोस और कुछ कठोर होते हैं और सामान्यतः भंगुर होते हैं। इनका क्वथनांक और गलनांक बहुत अधिक होता है और ये प्राय जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। और ये जो विलयन है यह जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, जबकि ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते। तो ये स्टूडेंट्स 4 पॉइंट्स हैं आयनिक गुण धर्मों के जो हमें याद करने हैं, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता है कि आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं धातुओं की प्राप्ति की, किस तरह से हम धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो धातु हमें प्राप्त हो रहे हैं, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व उपस्थित हैं, तत्व या यौगिक जिनमें से हम धातु को प्राप्त करेंगे, तो उनको हम खनिज कहते हैं। अब खनिज तो वह है जिसमें कि धातु या यौगिक उपस्थित होते हैं, और अयस्क क्या है कि वह खनिज जिसमें से धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और हम उसमें से निकाल सकते हैं। तो जिस खनिज में से हमें धातु मिलती है उसको हम कह रहे हैं अयस्क। अब सक्रियता श्रेणी जैसे कि हमने पहले भी देखा था, तो ये जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील सक्रियता श्रेणी है, जो कि ये वाले धातु स्वतंत्र रूप में हमें नहीं मिलते और ये विद्युत अपघटन के द्वारा हम इनको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। उसके पश्चात जो मध्य अभिक्रियाशील धातु है, जैसा कि हम देख रहे हैं जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, मरकरी, तो ये सारे जो धातु हैं ये हमें सल्फाइड, ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलते हैं। और ये कैसे प्राप्त होंगे हमें? कार्बन के अपचयन के द्वारा। और जो सबसे कम अभिक्रियाशील है जैसे कि सोना और चांदी, तो ये स्वतंत्र रूप में जो है पृथ्वी में पाए जाते हैं। अब धातुओं का निष्कर्षण की किस तरह से हम ये धातु प्राप्त करेंगे, तो ये 3 चरणों में हम इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे, जिसमें पहला है अयस्कों का समृद्धीकरण, दूसरा है धातुओं का निष्कर्षण और तीसरा है धातुओं का परिष्करण। तो पहला है समृद्धीकरण, माने कि जो धातु है उससे हमें उसको हम सांद्रण करेंगे और उसके पश्चात हम उस धातु को प्राप्त करेंगे। अब जो वो धातु हमें मिल गई तो उसमें अभी भी कुछ जो है कमियां हैं, कुछ इम्प्योरिटीज हैं, तो फिर हम उस धातु को प्योरीफाई करेंगे। तो ये 3 चरण के अंदर हम धातुओं को प्राप्त करेंगे। अब जो अयस्क हमें प्राप्त हुआ, सबसे पहले हमने अयस्क का सांद्रण किया। अब सांद्रण करने पर जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है वो हमें गलित अवस्था में हमें लेनी है और उनका जब हम विद्युत अपघटन करेंगे तो हमें वह धातु प्राप्त होगी। उसके पश्चात जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं तो उनके हमें सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्क के रूप में प्राप्त होंगे, और जो निम्न अभिक्रियाशील धातु है वह हमें सल्फाइड अयस्क के रूप में प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण भी देख रहे हैं। अब हमने देखा कि हमें सल्फाइड और कार्बोनेट धातु प्राप्त हुए, तो ये भर्जन की प्रक्रिया हो रही है। सल्फाइड धातुओं में सिनेबार जो है वो मरकरी सल्फाइड है, तो 1 नंबर का भी प्रश्न आ सकता है कि सिनेबार का सूत्र लिखें तो HgS। और भर्जन की प्रक्रिया किसके साथ हो रही है? सल्फाइड ओर्स के साथ हो रही है। और सीमित वायु में जब प्रक्रिया हो रही है तो उसको हम कह रहे हैं निस्तापन। तो यहाँ पर हमें भर्जन और निस्तापन की भी परिभाषा मिल रही है। भर्जन अर्थात कि जो सल्फाइड ओर्स हैं या सल्फाइड अयस्क हैं वह अधिक वायु की उपस्थिति में धातु ऑक्साइड में बदल रहे हैं, और निस्तापन यानी कि सीमित वायु में जो कार्बोनेट ओर हैं वो कार्बोनेट ओर किस में बदल रहे हैं? धातु के ऑक्साइड में। प्राप्त हमें धातु का ऑक्साइड ही हो रहा है। फिर इस धातु के ऑक्साइड का हम अपचयन करेंगे। अपचयन करना मीन्स उसके ऑक्साइड को हटाना। तो जब ऑक्साइड हटेगा तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ? धातु प्राप्त हुआ, और इस धातु का फिर हम शुद्धिकरण करेंगे। तो उसी तरह से जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जो है उन वह भी भर्जन की प्रक्रिया से धातु हमें प्राप्त होती है और इस धातु को फिर हम प्योरीफाई करते हैं। भर्जन अर्थात सीमित वायु में हम उसको गर्म कर रहे हैं जिससे कि हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त हो सके। अब जो हमने देखा था कि जो सबसे ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील धातु है वह हमें विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से हमें ये चित्र के माध्यम से समझाया गया है। तो यहाँ पर ये जो हमें नीले कलर का नजर आ रहा है, ये हमने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है और 2 इलेक्ट्रोड लिए हैं, कैथोड और एनोड। और ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वो विलयन कैसा है? अम्लीय विलयन है। अब एनोड जो है वो हमारा किसका बना हुआ है? एनोड बना होता है हमारा शुद्ध तांबे का, और कैथोड जो है वह बना हुआ है, एनोड जो है वो हमारा अशुद्ध तांबे का है और कैथोड हमारे शुद्ध तांबे का बना हुआ होता है। विलयन जैसा भी मैंने आपको बताया कि अम्लीय कॉपर सल्फेट विलयन लिया है। विद्युत अपघटन करना मीन्स जब हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर के ऊपर हमें पता है कैसे चार्ज है? +2 का चार्ज है,
तो ये अब प्लस का चार्ज है तो किसकी तरफ जाएगा, ये कैथोड की तरफ जाएगा और वहां पर जाकर धातु जो है कैथोड के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। अब एनोड जैसे हमने देखा था कि इम्प्योर या जिसको हम कह रहे हैं कि अशुद्ध तांबे का बना हुआ है, तो इसके अंदर से जो शुद्ध तांबा है वो तो जल के द्वारा या इस कॉपर सल्फेट विलयन के द्वारा कैथोड के ऊपर चिपक जाएगा, और जो इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है, जो गंध है, वो एनोड मड, एनोड पंख के रूप में एनोड के नीचे इकट्ठा हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमें विद्युत अपघटन की जो है प्रक्रिया होती है। तो होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा। अब लास्ट हमारा टॉपिक है संचारण। संचारण क्या है कि जब कोई भी धातु अपने आसपास के वातावरण में क्या है, आर्द्रता है, अम्ल है या वायु है, इनके संपर्क में आने पर वह संचारित होती है। तो सिल्वर जो है वो जब वायु के संपर्क में आती है तो सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करती है और इसका रंग कैसा हो जाता है, काला। कॉपर जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करता है। तीसरा है लोहा, जो कि अर्धवायु में भूरे रंग का पदार्थ, उसके ऊपर परत चढ़ जाती, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जंग उसमें, जिसको हम आसान भाषा में जंग लगना कहते हैं। अब संचारण से हम सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, लोहे को जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं, पेंट करके, तेल लगा के, ग्रीस लगा के, यशद लेपन करके या क्रोमियम के लेपन के द्वारा, उस और साथ साथ एनोडीकरण करके या मिश्र धातु बना के। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा था कि सिल्वर, कॉपर और लोहे, इनमें भी अलग अलग कलर आ रहा था, अलग अलग यौगिक बन रहे थे। जैसे यहाँ सिल्वर सल्फाइड फॉर्म हो रहा है, वस्तु काली हो रही है, कॉपर के अंदर हरे रंग की परत चढ़ रही है, कॉपर कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है, लोहे के अंदर भूरे रंग का पदार्थ हो रहा है जिसको हम जंग लगना कह रहे हैं। तो ये हमें रंग की पहचान भी होनी चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यशद लेपन क्या है कि जब लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उसके ऊपर जिंक की जब हम परत चढ़ाते हैं तो इसको हम यशद लेपन प्रक्रिया कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने मिश्र धातु तो देख लिया। अब ये मिश्र धातु क्या है कि जब दो या दो से अधिक धातु या धातु के साथ अधातु जो है वो समांगी मिश्रण बनता है तो मिश्र धातु का निर्माण होता है। अब यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं स्टील, स्टील में क्या होता है, लोहा, निकल और क्रोमियम। पीतल जो है वह किसका मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक। कांस, जिसको हम ब्रॉन्ज भी कहते हैं, वह कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। सोल्डर, लेड और टिन का अमलगम, मरकरी और अन्य तत्व इसमें उपस्थित होते हैं। तो होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको क्लियर होगी। इस वीडियो को स्टडी करें, हर जगह मैंने आपको पॉइंट आउट किया जहां पर क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं और बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो उन पॉइंट्स को हमें ध्यान रख के, उन क्वेश्चंस को हमें, अगर हम इस तरह से उसको ध्यान रखें तो जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स और बोर्ड के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैं अपलोड करूंगी। तो जब भी अपलोड होगी उसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो वैसे भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप आगे भी आने वाली वीडियोस, चाहे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं और दूसरे चैप्टर्स के नोट्स हैं या क्वेश्चन आंसर्स हैं या बोर्ड के क्वेश्चन आंसर्स हैं, और आने वाले टाइम में कुछ एमसीक्यूज भी मैं अपलोड करूंगी जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। तो होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, उनको हेल्प करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।